हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हाइपोथेसिस को लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, हाइपोथेसिस बहुत बड़ा है एंड इसको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया है। पहले पार्ट में मैं सिर्फ हाइपोथेसिस क्या है, इनके सोर्सेज कहाँ से हैं, मतलब हम कहाँ से हाइपोथेसिस बना सकते हैं और इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो बताऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी हाइपोथेसिस के टाइप्स कौन कौन से हैं, जिसमें बहुत सारे टाइप्स हम लोग डील करने वाले हैं। फिर फॉर्मुलेटिंग, हाइपोथेसिस को कैसे बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में एरर्स क्या आते हैं। ये तीन टॉपिक मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, ठीक है। एंड मैं जो रिसर्च के टॉपिक्स लेके आ रही हूँ, मैं ये इस तरह से लेके आ रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि अभी आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैं उसके हिसाब से लेके आ रही हूँ, ठीक है। क्योंकि फिर नेक्स्ट सेशन में मैं सब कुछ सीक्वेंस वाइज ही पढ़ाऊंगी एंड वो रेगुलर चलेगा। लाइक 6A मैंने यहाँ छोड़ दिया है तो मैं उसको नेक्स्ट सेशन में जरूर करूंगी। अभी चूंकि एग्जाम है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में किसी को भी थोड़ा सा भी मेरे वीडियो से भला हो जाए, है ना, बेनिफिट हो जाए, तो इस ये से मैं वीडियोस एंड टॉपिक्स लेके आ रही हूँ। ये मत सोचना कि मैं उन्हीं टॉपिक्स को लेके आ रही हूँ तो इसीलिए मैं उस बेसिस पे लेके आ रही हूँ। तो जो भी टॉपिक्स कराती हूँ आप एकदम समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चंस आया हुआ है एंड मेरे पीडीएफ के अंदर उनके उस तरह के स्टेटमेंट्स जरूर होंगे जो आपके क्वेश्चंस में आए हुए होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका टू द पॉइंट डायरेक्ट लाइन मैंने लिखा है इसमें, ताकि आप लोग जब पढ़ो पीडीएफ एंड वो तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं स्टार्ट करती हूँ कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी क्या पढ़ रखा था, वेरिएबल्स के टाइप्स पढ़ रहे थे, राइट, जिसके अंदर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, ये सारा कुछ देख रखा था, है ना। तो आज जो है हम लोग हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, बट एक बार स्टार्ट करने के पहले फिर से मैं सारे वेरिएबल्स को रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहला हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे वेरिएबल होता है, जिसको कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने मन से, राइट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपने मन से मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसके अंदर भी मैनिपुलेशन के बेसिस पे भी दो तरह के वेरिएबल थे। कौन कौन से थे, टाइप ई और एस। ई में क्या था, जो रिसर्चर खुद से मैनिपुलेट कर रहा था, वो अपनी मर्जी से कुछ भी मैनिपुलेट कर रहा, और एस में किस पे डिपेंड करता, कौन सा वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं उसके बेसिस पे मैनिपुलेशन हो रहा था, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन, और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चर, यानी ये रिसर्चर अपनी मर्जी से कर रहा है और ये रिसर्चर के सिलेक्शन के बेसिस पे मैनिपुलेट हो रहा है। फिर दूसरा हमारा क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोगों ने क्या लिखा था कि ऐसा जिसपे हम इंडिपेंडेंट का क्या देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं, कि हम जो भी मैनिपुलेट कर रहे हैं या जो भी उस पर दूसरे वेरिएबल यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल उस पर क्या इफेक्ट होगा उस मैनिपुलेशन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल में हम लोग क्या पढ़े थे, इंटरवेनिंग वेरिएबल ऐसा था जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लोजर यानी जिसको कि हम देख नहीं सकते हैं और जो इफेक्ट करता है हमारे, कैजुअली इफेक्ट करेगा हमारे दो वेरिएबल के बीच के रिलेशंस को, ठीक है, जो कॉज और इफेक्ट के बीच में इफेक्ट लाता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल। फिर नेक्स्ट है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जिसको कि कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये हमारे किस पे इफेक्ट कर देता है, डिपेंडेंट पे, और उस इफेक्ट को फिर हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग फिर क्या बोल देते थे, कंफाउंडिंग, ठीक है। और इसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और ये भी कहता है अनइंटेंडेड इफेक्ट, जिसको इफेक्ट हम नहीं चाहते, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट हमारा क्या था, मॉडरेटर वेरिएबल, जिसको कि हम लोग सेकंड डिग्री वेरिएबल या सेकंड डिग्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। ये एक रिसर्चर प्राइमरी मोटिव से तो नहीं, लेकिन हाँ सेकेंडरी मोटिव से वो इसको यूज करता है, ये देखने के लिए कि क्या जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज किए हैं उसके प्लेस पे एक दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके प्लेस पे जो दूसरा मॉडरेटर वेरिएबल है क्या वो भी इफेक्ट कर सकता है डिपेंडेंट को, तो ये देखने के लिए वो यूज करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मॉडरेटर वेरिएबल, यानी रिसर्चर सेलेक्ट करता है खुद से
जानबूझ करके यहाँ पे वो सेलेक्ट कर रहा है ये देखने के लिए कि क्या इंडिपेंडेंट के साथ साथ ये भी वेरिएबल उस डिपेंडेंट पे इफेक्ट करेगा या नहीं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस जिसको हम लोग कहते हैं परिकल्पना। हिंदी में मैं कुछ कुछ टर्म्स को यूज कर लूंगी। ठीक है, क्या बोलते हैं? आधा अलग होगा, परिकल्पना। ठीक है, अब इसमें जैसे ही हमारा रिसर्च का जो क्वेश्चन है वो बन जाता है, ठीक है, जैसे जो भी हम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, अगर हमको रिसर्च का क्वेश्चन बन गया तो वो क्या होता है, अब यहाँ पे हम हाइपोथेसिस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी परिकल्पना बनाने की कोशिश करते हैं। अब अगर बात करें, यानी अब परिकल्पना क्या है, यानी जो भी क्वेश्चंस हम बनाए हैं उनका एक टेंटेटिव सॉल्यूशन, थोड़े देर का ऐसा सॉल्यूशन जो हम एज्यूम करके चलते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं परिकल्पना। ठीक है, यानी कि कोई भी परिकल्पना को हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम ऐसे एटिमोलॉजी वर्ड देखें तो दो वर्ड से मिलकर बना हाइपो मतलब लेस देन और थेसिस। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा परिकल्पना हम बना रहे हैं या कोई ऐसा अध्ययन जो भी किसी अध्ययन को प्रारंभ करने के पहले कोई योजना बना रहे हैं, यानी हम क्वेश्चन बना लिए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम पहले से ही ला रहे हैं। ठीक है, पूर्वानुमान लगा रहे हैं, टेंटेटिव सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी विषय या उसके समस्या उनके बारे में पूर्वानुमान लगा रहे हैं, उसकी योजना बना रहे हैं, उसी को कहते हैं परिकल्पना। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये प्रीजम्पटिव statement of a proposition or a reasonable guess based upon the available evidences which the researcher seeks to prove through his or her study। ये क्या है? ये प्रीजम्पटिव यानी पहले से पूर्वानुमान लगा हुआ एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम एक गेस करते हैं कि हाँ ये हो सकता है। रीजनेबल गेस, जो रीजन के, जो संतुष्ट हो सके, रीजनेबल गेस है वो। ठीक है, विच द रिसर्चर सीख, जो रिसर्चर खुद कोशिश करता है निकालने का अपने स्टडी को प्रूव करने के लिए। ठीक है, यानी हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना क्या है, एक पूर्वानुमान सत्यता है जिसको कि हम सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा करते हैं, एविडेंसेस लेते हैं, है ना। हम अलग अलग उदाहरण पहले से ही उसकी क्या बोलते, काम चलाऊ कह सकते हो। हाँ, टेंटेटिव यानी काम चलाऊ जो है हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं ताकि हम उससे नेक्स्ट आगे का जो भी सत्यता या जो भी है उसको हम क्या कर सके, प्रूफ कर सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जिसका भी जैसे मैंने बोला, इट इज एन अजम्पशन और प्रपोजिशन हुज टेनेबिलिटी, यानी जिसकी सत्यता को परखा जा सके, टेस्ट किया जा सके, किसके बेसिस पे, एविडेंसेस के बेसिस पे, इंपेरिकल एक्सपीरियंस के एविडेंसेस के बेसिस पे, और साथ ही साथ जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये काम हम कर सके, इसी को कहते हैं हाइपोथेसिस। फ्रेंड्स, मैं एक चीज और इसमें बता देती हूँ कि कौन कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना है, बस ये देख लो। ये वाला जो है रीजनेबल गेस पूछता है, सीधा सीधा डेफिनेशन में ही डाल देता है कि which of the following is the presumptive statement of a proposition or a reasonable guess based on the available evidence। तो इसका कीवर्ड ही है फ्रेंड्स, प्रीजम्पटिव स्टेटमेंट या फिर रीजनेबल गेस या फिर टेनेबिलिटी। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है, इसका कीवर्ड्स है।
ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट भी है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जिसमें कि इन्वेस्टिगेटर यानी जो परखने वाला यानी जो रिसर्चर है वो एक प्रिडिक्शन करता है, एक अनुमान लगाता है या गेस कंजेक्चर करता है, यानी गेस करता है किसी चीज के बारे में जिसके बारे में उसको रियल प्रूफ अभी नहीं है, वो सिर्फ एक गेस कर रहा है कि दो रिलेशनशिप का ये आउटकम हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? ये क्या बोल रहा है, एक सिर्फ गेस कर रहा है कि भाई दो रिलेशनशिप है जिसका ये आउटकम हो सकता है। ठीक है, फिर कंजेक्चर यानी जो हम लोग गेस कर रहे हैं, यानी जिसका हमारे पास प्रूफ नहीं है, जिसको गेस कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेटेड गेस नहीं है। जैसे हम तुक्का मारते हैं, दैट इज नॉट एन एजुकेटेड गेस ओनली। जो तुक्का मारते हैं वो तो हमारा एजुकेटेड गेस है, लेकिन ये हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेटेड गेस नहीं है, बल्कि ये टिपिकली बेस्ड होता है हमारे पास्ट रिसर्चेस से, यानी जो भी पहले रिसर्च हो चुका है उनके बेसिस पे जो हम हैं वो एविडेंसेस को गैदर करते हैं और अपने वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को हाइपोथेसाइज करते हैं, यानी परिकल्पना बनाते हैं। ठीक है, यानी सीधा सा बोले कि क्या है परिकल्पना, एक काम चलाओ सामान्यीकरण है, जो मैंने यहाँ बोला जनरलाइजेशन है, टेंटेटिव जनरलाइजेशन है, काम चलाओ सामान्यीकरण है। द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्टेड, जिसकी सत्यता को क्या किया जाए, परखा जा सके, है ना, यानी जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है, उसको टेस्ट करना बाकी है। क्लियर है? अभी तक मैंने जितना भी कुछ बोला उसको जल्दी से रिकॉल कराती हूँ एक बार में। भाई क्या है हाइपोथेसिस, एक टेंटेटिव, एक काम चलाओ सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का, हम इसको गैस बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको प्रीजम्प्टिव, पहले से अनुमान लगाया हुआ, पूर्वानुमान लगाया हुआ एक कल्पना है। प्रारंभ करने, किसी भी योजना को प्रारंभ करने से पहले बनाई गई एक योजना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। और एक टेंटेटिव, ये वाला ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंटेटिव जनरलाइजेशन यानी पहले से अनुमान लगाया हुआ एक सामान्यीकरण है, हम जनरलाइज कर रहे हैं कि भाई ये सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन अभी भी रिमेन्स, उसकी सत्यता को परखना बाकी है। अभी तक मैंने उसको परखा नहीं है, बस एक हाइपोथेसिस बना लिया है। ठीक है, जैसे हम बनाते हैं ना, जैसे मान लो हमें रिलेशनशिप देखना है डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का बच्चों के लर्निंग इफेक्टिवनेस पे, तो हमने क्या बना लिया कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग मेथड एंड द लर्निंग इफेक्टिवनेस, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग मेथड एंड लर्निंग इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे ये क्या किया हम पहले से ही अनुमान लगा लिए कि भाई ऐसा ही आंसर आएगा कि या तो ये होगा या तो वो होगा, लेकिन अभी दोनों को टेस्ट करना बाकी है। तो यही क्या है, हमारा हाइपोथेसिस है। ठीक है, पूर्वानुमान है। फिर मोस्ट एलिमेंट्री स्टेज में हाइपोथेसिस एक गेस हो सकता है, एक इमेजिनेटिव आइडिया है, हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये हो सकता है, जो कि हमारे एक्शन यानी काम करने और इन्वेस्टिगेशन, चीजों को खोज करने का बेसिस बनेगा। यानी यही क्वेश्चन के बेसिस पे हमने क्या बनाया, हाइपोथेसिस, एक टेंटेटिव काम चलाओ सॉल्यूशन बना, और यही सॉल्यूशन हमारे अब आगे का काम करने का क्या बनेगा, एक बेस बनेगा, एक वजूद बनेगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे यहाँ पे अब एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या स्टेटमेंट लाइक द फॉलोइंग वंस, स्टूडेंट्स हु रिसीव काउंसलिंग विल शो अ ग्रेटर इंक्रीज इन क्रिएटिविटी देन स्टूडेंट्स नॉट रिसीव काउंसलिंग, या फिर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक एप्टीट्यूड स्कोर एंड स्कोर्स ऑन अ सोशल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स। मतलब एक जगह हम क्या देख रहे हैं, काउंसलिंग जो बच्चे रिसीव करते हैं वो उनमें क्रिएटिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर जो काउंसलिंग नहीं करते हैं। एक यह हाइपोथेसिस बनाए। दूसरा बनाए कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्या बोलते हैं, सकारात्मक संबंध है किसके बीच में, जो बच्चा एक एप्टीट्यूड स्कोर अपना कर रहा है एकेडमिक जो है वो, और समाज में कैसे वो एडजस्ट कर रहा है, संतुलन बना रहा है वो, उनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर हम अच्छा स्कोर करेंगे, बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी, तो हम समाज में एडजस्ट भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक ये हाइपोथेसिस बना। अब ये दोनों हाइपोथेसिस क्या है,
ऐसा है जिस जो कि ऑब्जेक्टिवली है, वास्तविक है, और हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, सत्य कर सकते हैं, प्रमाण कर सकते हैं। कैसे? हम टेस्ट कर सकते हैं, एक बच्चे को काउंसलिंग दे सकते हैं, एक बच्चे को काउंसलिंग नहीं दे सकते, और दोनों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर दूसरा हाइपोथेसिस में भी टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? एक एप्टीट्यूड स्कोर जो है उसकी बेसिस पे उसका हम चेक कर रहे हैं, और एक के सोशल एडजस्टमेंट और एप्टीट्यूड स्कोर दोनों पे चेक करें। एक की बौद्धिक क्षमता बहुत है तो हम देख रहे हैं कि अच्छा वो सामाजिक में भी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और एक में नहीं है तो एक भी हो भी सकता है, नहीं। इसके बेसिस पे हम देख के ऑब्जर्व करके चीजों को क्या करें, सत्य करने की, सत्यापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि परिकल्पना क्या है, एक ऐसी मान्यता होती है, एक ऐसी हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता को, टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी, जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है, उसकी टेस्ट की जा सकती है। ठीक है, यानी एक ऐसा प्रपोजिशन है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं उसकी वैलिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए। क्लियर है? तो इसके कीवर्ड्स क्या क्या हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ। टेंटेटिव, सॉल्यूशन, प्रपोजिशन या स्टेटमेंट, जिसमें कि हम क्या करते हैं, एजुकेटेड गेस, इमेजिनेटिव आइडिया, इमेजिनेटिव आइडिया। ठीक है, फिर रिमेन्स, यानी सत्यता स्थापित करने का अभी बचा हुआ है, रिमेन्स टू टेस्ट इट्स वैलिडिटी। ठीक है, ये सारा कुछ है। हिंदी में भी काम चलाओ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। इमेजिनेटिव आइडिया है ना, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा जो गेस होता है वो। ठीक है, और इसमें हाइपोथेसिस क्या है, हमको इधर उधर भटकने नहीं देगा। ये नहीं कि ये भी देख लेते हैं, हम क्वेश्चन के बेसिस पे हाइपोथेसिस बना लिया, अब हम उसी पे फिक्स हो जाते हैं कि हमको इसी हाइपोथेसिस पे वर्क करना है। ठीक है, इसी परिकल्पना पे काम करना है। सो क्लियर है? चलो अब हम लोग सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस देखते हैं। अब सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, तो फ्रेंड जब हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस की, तो एक गुड हाइपोथेसिस को बनाना एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है ना, बहुत बड़ा टास्क है एक गुड हाइपोथेसिस को बनाना। अब अगर हमको एक अच्छा हाइपोथेसिस बनाना है तो हमको देखना होगा कि जो भी कंक्लूजन आएगा इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद उनका उस रिसर्च में क्या ये है। ठीक है, मतलब कहने का सेंस से कह सकते हो कि उनका वैल्यू क्या है उस रिसर्च में। हम कोई आउटकम लेके आए हैं भाई, हम रिसर्च कर रहे हैं, उसका वैल्यू क्या है वो देखने के लिए हमको हाइपोथेसिस कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिक्वायर करता है कि एक रिसर्चर जो है अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, डीप इंसाइट होने चाहिए, एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, एनालिसिस करते रहना चाहिए, विश्लेषण करते रहना चाहिए रिसर्चर के माइंड में कि हाँ ये ऐसे वैसे, ये सही है, ये गलत है, इस तरह से होना चाहिए था ऐसे, तो वो चीज होना चाहिए। ठीक है, द सोर्स दैट आर अवेलेबल विद रिसर्चर फॉर डिराइविंग अ टेनेबल हाइपोथेसिस, यानी कि ऐसे सोर्सेज या ऐसे स्रोत इनको कह सकते हो, परिकल्पना के स्रोत जो कि परिकल्पना को इस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी हैं, बनाने के लिए, वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो इस प्रकार है। सबसे पहला हमारा है परिकल्पना का सबसे पहला जो है वो है हमारा
रचनात्मक चिंतन या एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी ऑफ द रिसर्चर, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, रचनात्मक चिंतन। ठीक है, सबसे पहला। अब यहाँ पे क्या है, ये बहुत बड़ा बेस है अगर हम बात करें हाइपोथेसिस के सोर्स के लिए। ठीक है, एक्सपीरियंस और उसका क्रिएटिविटी जो है बहुत बड़ा सोर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 टर्म्स, स्पेसिफिकली 4 जो टर्म्स है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। सबसे पहला प्रिपरेशन, फिर डेवलपमेंट, फिर मोटिवेशन और फिर टेस्ट। प्रिपरेशन यानी तैयारी, डेवलपमेंट यानी विकास, मोटिवेशन यानी प्रेरणा और परीक्षण यानी टेस्ट। यानी यहाँ पे क्या है, कोई भी विचार आया हमारे मन में, ठीक है, कोई भी आइडिया आया, उसके जैसे ही आने पर हम उसका डेवलप, उस आइडिया को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर विकास तभी करेंगे जब हमको उस कार्य पे करने के लिए क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और जैसे ही हमको मोटिवेशन मिलेगा हम उसका हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं, और हाइपोथेसिस के निर्माण करने से ही हम उसके क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। तो 4 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड टेस्टिंग। ठीक है, तैयारी करेंगे, उसके विकास करेंगे, प्रेरणा मिलेगी और तब हम उसका परीक्षण कर सकते हैं। रचनात्मक चिंतन या क्रिएटिविटी। ठीक है ना। और इसमें और भी लिखा है कि जब हम कोई काम को करते हैं तो रिसर्चर को बहुत तरह के प्रॉब्लम्स के साथ गुजरना होता है, बहुत तरह के सीरियस भी होते हैं और बहुत ऐसे भी होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, और इस जगह पे वो अपनी क्रिएटिविटी को, अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हैं इसी तरीके से, इन 4 टर्म्स के हेल्प से, तो वो एक अच्छा हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पहला सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस है। आपको पूरा लिखना नहीं है, जो मैं यहाँ कीवर्ड लिख देती हूँ वो और ये हेडिंग बस। दूसरा है बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है, क्या है बैकग्राउंड नॉलेज? इसमें क्या है कि एक रिसर्चर को फैमिलियर होना चाहिए, पूरा मतलब जानकार होना चाहिए कौन कौन से फैक्ट या तथ्य जो पहले से स्टैब्लिश हैं, थ्योरीज कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रीवियस रिसर्चेस कौन कौन से हैं जो उनके प्रॉब्लम को रिलेट कर रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, यानी रिलेटेड लिटरेचर जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन का। यानी पूर्व में जो भी हुए अनुसंधान है वो सारा कुछ, और हमारा समस्या जो भी रिलेटेड लिटरेचर का मतलब यहाँ पे क्या है, रिलेटेड लिटरेचर का मतलब है कि हमारे समस्या यानी जो भी हमारा प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड लिटरेचर, उससे रिलेटेड जो अध्ययन हो चुके हैं उनकी बात कर रहा है। उन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फैक्ट पहले से हम जो प्रॉब्लम है इसके बेसिस पे स्टैब्लिश हो चुका है, क्या बचा हुआ है, क्या और करना है, कौन सा डाटा खोया हुआ है। यानी ये सारा कुछ एक रिसर्चर को पता होना चाहिए। इंटेंसिव नॉलेज होना चाहिए, पूरा डीप नॉलेज होना चाहिए, जिस भी एरिया में वो अपने रिसर्च को क्या करना चाह रहा है, कैरी आउट करना चाह रहा है। और वो चाहता है कि हम हाइपोथेसिस को इंडक्टिवली यानी बहुत सारी चीजों को देख करके, ऑब्जर्व करके बनाएं, तो उसको ये पता होना चाहिए। यानी दूसरा सोर्स क्या है हमारा, बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है, सेकेंड वन क्या है, बैकग्राउंड नॉलेज। तीसरा क्या है, वर्सेटिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट। वर्सेटिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट का मतलब क्या है, वर्सेटिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर होता है हमारा बौद्धिक क्षमता से रिलेट करता है। ठीक है, किससे रिलेट करता है, हमारे बौद्धिक क्षमता से। उसमें बोलता है कि अगर हम एक सेकेंड, किसी एक इंटेलेक्ट को, मतलब अपने बुद्धि को बहुमुखी रखे। वर्सिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट का यही मतलब है, बहुमुखी। ठीक है, वर्सेटाइल होना, बहुत चंचलता होना, मतलब हर चीज के लिए हमको पता होना
कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह से। ठीक है, वर्सेटिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट है मतलब किसी एक प्रॉब्लम को हम अलग अलग एस्पेक्ट से देख सके, थ्योरी को समझ सके, एक वर्सेटाइल इंटेलेक्ट, बहुमुखी बुद्धि का यूज कर सके किसी थ्योरी को समझने के लिए, एबल हो बहुत जल्दी किसी चीज के वेरिएबल्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए, इमेजिन कर सके, क्रिएटिव रचनात्मक कर सके, प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस अलग अलग ला सके, एडवेंचरस हो सके, ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड हो सके, खोजने वाला एटीट्यूड हो सके। ये सब हमारा कब डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, हम कितना टाइम दे रहे हैं, कंसिडरेबल टाइम, कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितना परसिस्टेंस है अपने रिसर्च के लिए, है ना। इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा, यानी हमारा माइंड कितना अलर्ट है ताकि हम मीनिंगफुल हाइपोथेसिस निकाल सकें और जो फॉल्टी हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर सकें। तो ये सारा कुछ हमारे वर्सेटाइल इंटेलेक्ट के अंदर आता है, यानी रिसर्चर जो अपने एक्सपीरियंस को रीस्ट्रक्चर करेगा, बार बार मतलब संरचना करेगा, स्ट्रक्चर करेगा बार बार, और डिड्यूस करेगा हाइपोथेसिस को अलग अलग लॉजिक तर्क लगा। ठीक है, तो ये चीज है, एक रिसर्चर क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला पढ़े रचनात्मक चिंतन यानी एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी। ठीक है, दूसरा क्या पढ़े, दूसरा पढ़े हम लोग लिटरेचर का जो रिव्यू था, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। तीसरा पढ़े वर्सिटिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट, बहुमुखी वाला। ठीक है, चौथा अब क्या पढ़ेंगे, साइंटिफिक थ्योरीज यानी विज्ञान का जो थ्योरीज है वो, इसमें क्या है, पहले से जो प्रतिपादित सिद्धांत यानी जो पूर्व पहले से थ्योरी हमारे सामने आए हुए हैं, उनके हेल्प से हम हाइपोथेसिस को जन्म देते हैं, यानी परिकल्पनाओं को जन्म देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमको टीचर के बिहेवियर पे मान लो हमको वर्क करना है, मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर, तो हम इसको किसके हेल्प से कर सकते हैं, स्किनरियन थ्योरी ऑफ बिहेवियर से भी। जो स्किनर का थ्योरी शेपिंग वाला बिहेवियर है जिसमें हम लोग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन पढ़े थे, उसके बेसिस पे हम ये कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? फिर नेक्स्ट है हमारा क्या, ऑथेंटिक नॉलेज। ऑथेंटिक नॉलेज का मतलब क्या है, ऑथेंटिक नॉलेज का मतलब है कि हम ऐसे जगह से परिकल्पना को ले जो जहां से हमको ऑथेंटिक नॉलेज मिल रहा है। लाइक अगर हमको मोटिवेशन पे वर्क करना है तो हम मैस्लो के हायरार्की नीड्स को देख सकते हैं, हल के हायरार्की नीड्स को, हल का डिराइव्ड रिडक्शन थ्योरी जो मोटिवेशन थ्योरी है वो यूज कर सकते हैं। हमको रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट पे यूज करना है तो हम थॉर्नडाइक का यूज कर सकते हैं, और भी जितने थ्योरीज है उनको यूज कर सकते हैं। मतलब नॉलेज हाइपोथेसिस हम वहां से बनाए जहां से हमको ऑथेंटिक नॉलेज मिल रहा है, जहां से हम अच्छा नॉलेज एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज है, तो ये हो गया। और एक और क्या है, एनालॉजीज। एनालॉजीज का मतलब है जो हमारे प्रॉब्लम से सिमिलर जो पॉइंट्स है या जो सिमिलर रिसर्चेज हैं या जो फैक्ट्स आ चुके हैं उनके बेसिस पे भी हम उन सिमिलैरिटी से भी हम अपने हाइपोथेसिस को, परिकल्पना को जन्म दे सकते हैं, बना सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी उनके स्रोत होते हैं। तो एक बार मैं इसका जल्दी से यहाँ पे एक बना देती हूँ, आप लोग भी ऐसे चाहो तो बना सकते हो। सोर्सेस, इसमें सबसे पहला क्या होगा हमारा, एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी। दूसरा क्या होगा, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जिसमें लिटरेचर रिव्यू, फाइंडिंग एंड स्टडीज सब आएगा। फिर साइंटिफिक थ्योरीज, फिर वर्सेटिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट यानी अपने प्रॉब्लम को हर तरीके से सोचने की कोशिश कर सके। ठीक है, फिर और क्या हम लोग देखे थे, फिर हम लोग देखे थे कि वर्सेटिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट हो गया। फिर हम लोग एनालॉजीज देखे थे जहाँ पे सेम सेम टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग देखें। और कुछ छूटा तो नहीं है? ऑथेंटिक नॉलेज छूट गया तो वो भी आप वहाँ लिख लें। तो ये सारे सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस है। अब हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसका कुछ नहीं मैं लिखा मैंने बहुत है, बट मैं सिर्फ आपको इतना इतना समझाऊंगी। आपको जो रेड से लिखा है वो नोट डाउन करना है, वो लिखते चलना है ताकि वो आपको समझ में आ सके, ठीक है। सबसे पहला ये क्या होना चाहिए? टेस्टेबल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं। यानी जांचनीय हो, ठीक है। यानी कि हम हाइपोथेसिस को इस तरह से फॉर्मुलेट करें कि उसका हम टेस्ट कर सकते हो। यानी बाद में जब भी हम टेस्ट करने के बाद हम ये कॉन्सिक्वेंस ला सके, दे सके कि हाँ भाई ये जो हाइपोथेसिस हम बनाए थे ये सही बनाए हैं, और ये जो हाइपोथेसिस हम बनाए ये गलत बनाए, ठीक है। यानी कि एकदम ट्रस्टेबल तरीके से वैलिड फॉर्म में कहा जा सके कि हाँ भाई जो हमारा आउटकम ऑफ स्टडी है, जिसमें हम ये दो हाइपोथेसिस बनाए थे, जिसमें यह हाइपोथेसिस ऐसा है जो एकदम सही बनाए थे, और यह हाइपोथेसिस ऐसा है जो गलत बनाए थे, ठीक है। अरे कहाँ गया? It must state the expected relationship between the variables। यानी कि जो जो भी हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं उसके बीच में एक संबंध होना चाहिए, यानी हमारा संबंध होना चाहिए। यानी अगर हम हिंदी में बोले तो मौजूदा जो भी वेरिएबल्स हैं या जो क्या बोलते हैं उसको चर हैं, इनके बीच में एक संबंध होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे हम अगर बोल रहे हैं कि भाई अचीवमेंट देखना है, इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑन द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ 10th ग्रेड स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमको बता रहा है कि फ्रस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स का अचीवमेंट इस पर डिपेंड करेगा। अगर फ्रस्ट्रेशन और अचीवमेंट में नेगेटिव रिलेशन है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा तो अचीवमेंट घटेगा, फ्रस्ट्रेशन घटेगा तो अचीवमेंट बढ़ेगा। तो हमको ये क्या है, दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन बन रहा है कि हाँ दो वेरिएबल रिलेशनशिप, अगर हम दो रिलेशन दिखा रहे हैं तो भाई ये हो सकता है, ठीक है। यानी ऐसा होना चाहिए जो दो रिलेशन बता सके। फिर ये कैसा होना चाहिए? एक काम चलाओ सॉल्यूशन जो है वो देना चाहिए, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं प्रॉब्लम उनका, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे एकेडमिक अचीवमेंट वैरीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ऊपर जो भी मैंने थ्योरी लिया उसी के बेसिस मैंने हाइपोथेसिस बना लिया कि हाँ भाई एकेडमिक अचीवमेंट जो है वैरी कर रहा है लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के बेसिस पे। तो हम यहाँ पे क्या एक सॉल्यूशन, टेंटेटिव सॉल्यूशन बना लिया, हाइपोथेसिस बना लिया। ये बता रहा है कि इंटेलिजेंस जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है मेरे एकेडमिक अचीवमेंट को, ठीक है। फिर और क्या होना चाहिए इसमें? फिर ये सत्य मतलब क्लियर एंड स्टेटेड होना चाहिए, है ना। स्पष्ट होना चाहिए बिल्कुल। यानी कि क्लियर स्टेटमेंट क्या है? वही स्टेटमेंट है जिसमें कि हम किसी टेक्निकल लैंग्वेज या डेफिनेशन ऑफ टर्म्स दैट आर बेटर डिफाइंड देन दोज इन कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि कॉमन लैंग्वेज, गुड, वेरी गुड, इस तरह के जनरल टर्म्स से हम लोगों को कोशिश रहना चाहिए कि थोड़ा दूर रहे। यानी कि इसको हम एक और लिख सकते हैं, साथ में लिख लो, नाइदर टू स्पेसिफिक, ना ही बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, और ना ही नॉट टू जनरल, ये पूछता भी है, नॉट टू जनरल, ठीक है। बिल्कुल क्लियर और स्टेटेड और प्रिसाइज मैनर में होना चाहिए। यानी ऐसे हाइपोथेसिस जो है जिसमें गुड, पुअर ये सब यूज कर लेते हैं तो हाइपोथेसिस को हमारा वेग बना देता है। हाइपोथेसिस ऐसा यूज होना चाहिए जहाँ पे हम बोले जैसे पर्सनालिटी है, जिसको मैसेज किए 16 पीएफ जो कैटल्स ने दिया था पर्सनालिटी फैक्टर उससे, या इंटेलिजेंस को मेजर किए रैवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस से, इस तरह के स्टेटमेंट हो सकते हैं हाइपोथेसिस।
लिमिटेड इन स्कोप होना चाहिए, यानी एक हाइपोथेसिस हमको लिमिट कर दे हमारे रिसर्च के क्वेश्चंस को, यानी हमको इसी तरह के स्कोप पे काम करना, हर ग्लोबल सिग्नल हर तरह से नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एम्बिगुअस हो जाता है, बहुत ज्यादा दो तरीके की बातें होने लगती है, मतलब एम्बिगुअस मतलब इधर भी उधर भी सब तरीके का काम इसमें होने लगता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए स्कोप में, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस मस्ट बी कंसिस्टेंट विद नोन फैक्ट्स, यानी क्षेत्र के मौजूदा यानी जो पहले से सिद्धांत है तथा तथ्यों में एक संबंधित होना चाहिए, नोन फैक्ट्स के साथ मौजूदा सिद्धांतों तथा तथ्यों से, यानी जो पहले से फैक्ट है उनसे रिलेटेड होना चाहिए हाइपोथेसिस, यानी जो स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, थ्योरीज है, लॉज है, उनके बेसिस पे ही हम एक अच्छा हाइपोथेसिस बना सकते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं, पहले से जो है उसके बेसिस पे, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस मस्ट बी एक्सप्लेन व्हाट इट इंटेंड्स टू एक्सप्लेन, यानी हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए, जो भी हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम ले रहे हैं उसी के बेसिस पे हाइपोथेसिस बना रहे हैं, तो हाइपोथेसिस उसी प्रॉब्लम से होना चाहिए, हम जो खुद उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो हाइपोथेसिस भी वैसा ही होना चाहिए। Hypothesis should be defined operationally so that the predicted relation among them can be tested empirically, ठीक है। यानी हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जिसका अधिक से अधिक सामान्यीकरण किया जा सके, जो व्यापक ना तो बहुत व्यापक हो, यानी ना ही वाइडर हो, लिमिटेड हो, ना ही बहुत विशिष्ट हो, यानी स्पेसिफिक हो, यानी द्वंद्वबद्ध होना चाहिए, ताकि उसके द्वारा उचित और उपयोगी हो सके, एक्सपेरिमेंट कर सके, प्रूफ कर सके, ठीक है। और ये तो बात कर ही चुके हैं कि संप्रयात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, यानी हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ हमारा सोच उसमें नहीं आए, है ना, कि सिर्फ हम जो सोचे थे हमारा व्यक्तिगत सब्जेक्टिव कभी नहीं उसमें होना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो सब कोई समझ सके, ठीक है। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम रेलेवेंट थ्योरी और डिस्कवर्ड ट्रूथ, यानी किसी न किसी सिद्धांत अथवा तथ्य के अनुभव पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। एनी फैक्ट्स, एनी थ्योरी, इन सब के बेस पे होना चाहिए, जैसे कि बिहेवियरिस्टिक थ्योरी का हाइपोथेसिस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इन यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे हम रीइंफोर्समेंट और शेपिंग को, बिहेवियर को सोर्स कहाँ से लाए, स्कीनर से लेकर के आए, तो क्या पहले से स्टैब्लिश ये था उससे यूज किए। अब जैसे मान लो हम ये बात कर लें, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे बोल रहे हैं कि ब्लैक कलर के जो पीपल हैं या जो वाइट कलर के जो पीपल हैं, इनके अधिक अपेक्षा विनम्र होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ब्लैक कलर वाले पीपल व्हाइट कलर के मुकाबले। क्या ये गुड हाइपोथेसिस है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे कोई ट्रूथ है ही नहीं, पहले से कुछ ऐसा कोई थ्योरी है ही नहीं, ठीक है। लेकिन वही हम ये जो बोले कि हाँ भाई कोई सैद्धांतिक आधार हो, जैसे स्कीनर का आधार लेकर के हम कोई रीइंफोर्समेंट या फिर कुछ बिहेवियर थ्योरी इसके बेसिस पे कोई कर रहे हैं, तो एक आधार बना चुके हैं, आधार है पहले से, उसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसके बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। फिर ये भी वही बात बोल रहे हैं, एग्जिस्टिंग बॉडी या थ्योरी के बेसिस पे होना चाहिए, और ये हाइपोथेसिस शुड बी एमिनेबल टू टेस्टिंग विद अ रीजनेबल टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। रीजनेबल टाइम का कह सकते हो आप लोग, क्या है, मित वही होना चाहिए, यानी कि ऐसा तात्पर्य होना चाहिए कि इसको टेस्ट करने में, इसमें जो लेबर लग रहा है, जो पैसा लग रहा है, वो कम से कम खर्च हो और जो प्रॉफिट हो वो अधिक हो, ठीक है, क्लियर है। ऐसा होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा खर्चा होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा लेबर लगना चाहिए, लेकिन जो आउटकम आना चाहिए वो बहुत यूजफुल और बेनिफिशियल होना चाहिए, तो ये सारा हाइपोथेसिस के अंदर आता है, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों को कि हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए, एक बार मैं जल्दी से बोल देती हूँ, कैसा होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, जांचनीय होना चाहिए, दूसरा मितव्ययी हो, यानी बहुत खर्चा वाला ना हो, कम एक्सपेंडिचर हो, रीजनेबल टाइम हो, ठीक है। फिर पहले से स्टैब्लिश थ्योरीज और जो भी तथ्य फैक्ट है उनसे रिलेटेड होना चाहिए, उनके बेसिस पे होना चाहिए,
क्लैरिटी होना चाहिए, स्पेसिफिक होना, ना बहुत स्पेसिफिक ना बहुत ज़्यादा विशिष्ट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सामान्यीकरण होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है। लिमिट होना चाहिए स्कोप में, लिमिटेड होना चाहिए स्कोप में, बहुत व्यापक नहीं होना चाहिए, वाइडर नहीं होना चाहिए, किसी न किसी सिद्धांत या अनुभव पे आधारित होना चाहिए, फिर संप्रयात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए, जो मैंने बोला क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारा कुछ होना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत है तो जरूर बताना। ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक खत्म हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज लिखा है कि क्या ग्रेट सिग्निफिकेंस हाइपोथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है रिसर्च प्रूफ में। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंस है। हम सामान्यीकरण कर सकते हैं थ्योरीज को बनाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड को सजेस्ट कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड स्टडी कर सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट जो भी रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में, अपने नॉलेज को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, किसी स्टडी के कंक्लूजन को रिपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं अपने एफर्ट को। ठीक है। तो ये सारा हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट था। मैंने सारा पॉइंट इंक्लूड किया है फ्रेंड जिससे क्वेश्चन पूछता है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, पूरा 11 कैरेक्टरिस्टिक याद कर लो एकदम, टू हूबहू इसी तरह के स्टेटमेंट्स डाल देते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। तो सब पढ़ लेना। और ये सारा सोर्सेज ऑफ थ्योरीज है। एंड कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो कि मैम ये चीज़ रह गया, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दो या कुछ भी। एंड फ्रेंड फीडबैक जरूर दो। आप लोग फीडबैक नहीं देते हो, फीडबैक नहीं दोगे तो फिर मैं भी वीडियो नहीं बनाऊंगी। मुझे लगता है जैसे मैंने अच्छा नहीं कंटेंट दिया, या कभी बताओ मुझे फीडबैक, पॉजिटिव ही नहीं दो, नेगेटिव भी दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कि मैम ये चीज़ ऐसे करो, मैं उस चीज़ को सुधारूंगी। ऑफकोर्स मैं कोई यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं कर रही हूँ। मैं जब मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ तो मैं बिल्कुल अनप्रोफेशनली पढ़ाती हूँ, इसलिए से पढ़ाती हूँ कि आप लोगों को मदद मिले। हाँ, मैं अनअकैडमी आइकॉनिक लर्नर्स के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल हूँ, एकदम उनको लड़के झगड़ के बिल्कुल ऐसे पढ़ाती हूँ, उनको डांटती हूँ, सब कुछ करती हूँ, हर समय उनको मोटिवेट करती हूँ। यहाँ मैं आप लोगों के साथ, आप मुझे बेहिचक बोलो, फ्रेंडली बोलो कि हाँ मैम ये चीज़ को सही कर लो, ऐसे कर लो, मैं उस चीज़ को और सुधार करके अच्छे से लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। आज शाम में मुझे टाइम मिलता है तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन का एक जो भी बचा हुआ पार्ट है उसका नेक्स्ट 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है। क्योंकि आज ही मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले घर पहुंची हूँ, तो पहले आप लोगों के लिए वीडियो बना लिया, अब मैं खाना वाना बना करके फिर करूँगी। तो अब टाइम मिलता है शाम में तो मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस क्वेश्चन वाला सेशन भी एक आज अपलोड कर दूँगी। ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर